गुजरात के बुलेटिन में सबसे पहले बात पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुके गौतम अडानी की करेंगे, क्योंकि अडानी के मसले पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। संसद में आज फिर से खूब हंगामा हुआ है। दोनों ही तरफ से जमकर वार पलटवार हुए हैं, लेकिन पीएम मोदी के करारे जवाबों ने विपक्ष को पूरी तरह से पस्त कर दिया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ। ये दामाद श्री की फोटो है सर, वो भी बैठे हुए हैं सर, बाकी उनकी बहुत सी फोटो है। राहुल गांधी जी सही जगह पे निशाना साधा। राहुल गांधी जो तीर चलाई वो सीधा निशाने पे पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके अंदर खलबली मच गए हैं। ऐसे बेबुनियाद कोई बेसलेस आरोप उन्होंने किया है। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा। संसद में आज पीएम मोदी ने भाषण दिया तो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार थे वो। अडानी के शोर में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोटालों की याद दिलानी शुरू की। देश के लोगों के लिए अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने, भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में और सीडब्ल्यूजी घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। ऊर्जा का किसी भी देश के विकास में अपना एक महात्म्य होता है, और जब दुनिया में भारत की ऊर्जा शक्ति के उभार की दिशा में चर्चा की जरूरत थी, इस सदी के दूसरे दशक में हिंदुस्तान की चर्चा ब्लैकआउट के नाते हुई। पूरे विश्व में ब्लैकआउट के वो दिन चर्चा के केंद्र में आ गए। कोयला घोटाला चर्चा में आ गया। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे। संसद में पीएम ने कांग्रेस पर हमलों की बौछार की तो संसद से बाहर निकलते ही राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बोले पीएम मोदी, अडानी पर कुछ नहीं बोले। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहाँ पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। आप देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर, इस पर आप क्या नहीं, वो तो ठीक है, मतलब मेरा कहना है ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला, तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं समझता हूँ, मतलब उसका कारण भी है। आज संसद के दरवाजे खुले तो एक बार फिर अडानी की गूंज सुनाई। विपक्ष आरोपों की लिस्ट लेकर तैयार था तो सरकार हर आरोप का जवाब देने के लिए कमर कस कर आई थी। लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। एक देखिए, एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। It is
completely infused with insinuations against the Honorable Prime Minister, and that is what we are objecting to. It's one thing to say it's valuation, don't you understand it? Please, all right, quote the valuation. But they are subtly and overtly, repeatedly insinuating against the Honorable PM. That's what we are objecting to. अडानी की बढ़ती संपत्ति पर सवाल खड़े हुए, अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सवाल खड़े हुए, अडानी को दिए जा रहे प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े हुए, विपक्ष भी गरजा, सरकार भी पलटवार करने से नहीं चूकी। राहुल जी की भाषण होने के बाद सारे माहौल एक नया दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह लगता है कि राहुल जी वर्सेस बीजेपी की जंग छिड़ गई है। तो ये मैं ये समझूं कि ये राष्ट्रपति अभिभाषण नहीं, ये राहुल जी वर्सेस बीजेपी हो रहे हैं। हर व्यक्ति ने, अरे प्रधानमंत्री जी के आने का पहले बहुत सारे ये लेफ्टिनेंट जनरल, सारे ब्रिगेडियर जनरल को यहाँ तैनात किया गया सिर्फ राहुल जी को ठोकने के लिए। इससे ये पता चलता कि राहुल जी हैज टेकन द राइट कॉर्ड ऑफ द बीजेपी पार्टी इनएफिशिएंसीज। ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। राहुल गांधी खुद आपको पप्पू बना दिया, आपको पप्पू बना दिया। मैं एक स्पष्ट बात रखना चाहता हूँ, इन्हीं के खुद के नेता जिनके कहने के बगैर ये कुछ नहीं करते, ऐसे नेता की संपत्ति तो पब्लिक डोमेन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वो पब्लिक डोमेन में डालते हैं। वो पब्लिक डोमेन की संपत्ति है, देख लें कि 2014 में इनके नेता की संपत्ति कितनी थी और आज उनके नेता की संपत्ति क्या 18 गुना बढ़ी है कि नहीं, क्या 16 गुना बढ़ी है कि नहीं, ये देखें कि उनकी संपत्ति, स्वयं की व्यक्तिगत संपत्ति कैसे 16 गुना बढ़ी, ये मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ। और अब बात करेंगे पीएम मोदी की खास जैकेट की। आज जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनकी जैकेट ने सबका ध्यान खींचा। पीएम ने जो जैकेट पहनी हुई थी वो प्लास्टिक की खराब बॉटल्स को रिसाइकिल करके बनाई गई थी। संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने जब एंट्री ली तो सभी की निगाहें उनकी जैकेट पर टिक गई। गौरव की अनुभूति हो। ये नीले रंग की जैकेट है बेहद खास, क्योंकि ये कपड़े से बनी हुई नहीं है, बल्कि जिन बॉटल्स को हम यूज कर फेंक देते हैं उन बॉटल्स से बनाई गई है। यानी इस जैकेट को प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकिल कर बनाया गया है। हर भारतीय की जीवन शैली का हिस्सा है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का मंत्र हमारे संस्कारों में रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस रिसाइकल पेट बॉटल से बने पेटा और जैकेट। नीले रंग की ये जैकेट 6 फरवरी को इंडिया एनर्जी वीक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई थी। प्रधानमंत्री की जैकेट को तमिलनाडु के करूर की कंपनी श्रीरेंगा पॉलीमर्स द्वारा तैयार किया गया है। कंपनी ने इंडियन ऑयल को पेट बॉटल से बने 9 अलग अलग रंग के कपड़े भेजे थे, जिसमें से प्रधानमंत्री के लिए नीला रंग चुना गया। इसके बाद इसे गुजरात में प्रधानमंत्री के टेलर के पास भेजा गया, जिन्होंने इस जैकेट को तैयार किया। आप क्या यकीन कर पाएंगे, ये टी शर्ट पहले ये प्लास्टिक बॉटल था। हाँ, ये सच है। ये प्लास्टिक बॉटल को चिप्स या पेलेट्स किया जा सकता है, उसके बाद मेल्ट करके एक मोल्टन फिलामेंट बनेगा, उसके बाद उसको वीव करके एक यार्न भी करेंगे, उनके बाद ये टी शर्ट भी हो जाएगा। और ये है हाउ दिस टी शर्ट इज मेड। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो जैकेट पहने हुए हैं उनको 18 प्लास्टिक बॉटल से किया जा रहा है। इसके लिए प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकिल कर बनाई गई इस जैकेट को 16 से 18 खराब बॉटल से तैयार किया गया है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हर साल ऐसी 10 करोड़ बॉटल्स को रिसाइकिल करने का लक्ष्य रखा है। प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल्स को रिसाइकिल करके जो यूनिफॉर्म बनाई गई है, आपने उसे देखा है।
फैशन की दुनिया के लिए, सुंदरता की दुनिया के लिए उसमें कोई कमी नहीं है। हर साल 10 करोड़ ऐसी बॉटल्स की रिसाइकलिंग का लक्ष्य पर्यावरण की रक्षा में बहुत मदद करेगा। ये मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को भी मजबूती देगा, जिसकी दुनिया को आज बहुत आवश्यकता है। कंपनी ने प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई ये जैकेट अभी एक सैंपल के तौर पर तैयार की है। जल्द ही कंपनी की पेट्रोल पंप पर तैनात इंडियन ऑयल के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लिए नॉन कॉम्बैट यूनिफॉर्म बनाने की भी योजना है। यानी जिन प्लास्टिक की बॉटल्स को हम यूज कर फेंक देते हैं, इन बॉटल्स का इस्तेमाल कर अब फैब्रिक तैयार किया जाएगा और उससे गारमेंट तैयार होंगे। इस कोशिश को कंपनी ने अनबॉटल्ड इनिशिएटिव नाम दिया है। लेकिन इससे पहले सैंपल प्रधानमंत्री की नीली जैकेट ने दिखा दिया है कि फैशन और सुंदरता की दुनिया में भी 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल कारगर है। हर भारतीय की जीवन शैली का हिस्सा है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का मंत्र हमारे संस्कारों में रहा है। रिसाइकल करके जो यूनिफॉर्म बनाई गई है, आपने उसे देखा है। फैशन की दुनिया के लिए, सुंदरता की दुनिया के लिए उसमें कोई कमी नहीं है। 3R मिशन का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन को दरअसल कम करना है। ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात समेत देश के कई राज्यों में इस वक्त G20 देशों के मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। भारत के सांस्कृतिक तौर तरीकों से विदेशी मेहमान गदगद हैं। इसी कड़ी में कच्छ और भुज में भी विदेशी लोगों का दिल खोलकर स्वागत किया गया। देखिए। गुजरात सज रहा है। गुजरात संवर रहा है। G20 बैठक के मेहमानों के स्वागत के लिए इस साल भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। इसी से जुड़ी अलग अलग बैठकें देश भर में हो रही हैं। G20 बैठक के लिए कई विदेशी मेहमान गुजरात के कच्छ पहुंचे, जहां केंद्रीय टूरिज्म मिनिस्टर जे किशन रेड्डी और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने G20 के मेहमानों का स्वागत किया। इसके बाद टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग का आयोजन किया गया। You will during your stay in Rann of Kutch have an opportunity to enjoy the vibrant culture of Gujarat in the unique terrain, the Rann of Kutch. You will also have the opportunity to visit a famous UNESCO World Heritage Site, Dholavira, which is the larger of the two most notable excavation of the Indus Valley civilization of Harappan culture. It gives me immense pleasure to welcome to you the first meeting of the G20 Tourism Working Group under the Presidency of India. I laud to the G20 Forum for focusing on tourism as an effective tool for achieving the Sustainable Development Goals of 2030. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और G20 शेरपा का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनकी दिशा निर्देश में G20 की 15 उप बैठकों का आतिथ्य का अवसर गुजरात को मिला है। G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक गुजरात में हो रही है, जो 6.5 करोड़ गुजरात वासियों के लिए एक गर्व का अवसर है। उधर विदेशी मेहमानों का एक ग्रुप भुज भी पहुंचा।
एयरपोर्ट पर उनका भव्य और सांस्कृतिक तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान कई विदेशी मेहमान रंग बिरंगी पगड़ी पहने दिखे। जो डेलीगेशन है वो अलग अलग डेट में विजिट कर रहे हैं। जो हमको सूचना प्राप्त हुई है उस सूचना के अनुसार शनिवार को डेलीगेट्स आगरा फोर्ट का भ्रमण करेंगे और रविवार को शायद ताजमहल का करेंगे। तो उसी के लिए हमने नोटिफिकेशन एक निकाला हुआ है। अब शनिवार को आगरा किला आम पर्यटक के लिए बंद रहेगा सनराइज टू सनसेट, और ठीक उसी तरह से 12 तारीख को अर्थात रविवार को सनराइज टू सनसेट आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। G20 के कुछ मेहमान शनिवार और रविवार को आगरा भी जाएंगे, जहां वो ताजमहल और लाल किले का दौरा करेंगे। यानी उन्हें इन ऐतिहासिक इमारतों के रूहानी एहसास को महसूस करने का मौका मिलेगा। उधर यूपी का लखनऊ भी चमक दमक रहा है और तैयार हो रहा है अगवानी के लिए उस कार्यक्रम की जिसमें देश और दुनिया से लोग आने वाले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ G20 मीटिंग को लेकर पूरे लखनऊ का मेकओवर चल रहा है, जिसमें कोना कोना सजाया और संवारा जा रहा है। 10 से 12 फरवरी तक चलने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और इसके लिए गुजराती कारोबारियों को भी खास तौर पर न्योता दिया गया है। एक और उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टर समिट है, G20 की बैठक है जिसको लेकर लखनऊ को सजाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ एयरपोर्ट जहां से तमाम गेस्ट को आना है, प्रधानमंत्री को आना है, होम मिनिस्टर को आना है, वहां पर लक्ष्मण की मूर्ति को स्थापित किया गया। लक्ष्मण की मूर्ति को यहां पर खड़ा किया गया है और अगर आप तस्वीरें यहां पर देखेंगे तो आपको अंदाजा यहां पर लगेगा कि रौद्र रूप में आपको यहां पर लक्ष्मण नजर आएंगे। उनके हाथ में आपको धनुष नजर आएगा, एक हाथ में एक तीर लिए हैं, पीछे तमाम तीर रखे हैं और एक उस वनवासी के वेश में नजर इसमें आ रहे हैं जो युद्ध करने को लेकर ललायित हैं। G20 की मेजबानी भारत के लिए वाकई गर्व की बात है। विदेशी मेहमानों पर भी हिंदुस्तानी रंग खूब चढ़ रहा है। गुजरात से लेकर यूपी तक विदेशी मेहमान भारत की अतुल्य विरासत से रूबरू हो रहे हैं। ये भारत के लिए बेहद गौरवशाली दौर है। कच्छ से कौशिक कंटेचा और लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। जूनागढ़ से इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। दरअसल जूनागढ़ के भवनाथ क्षेत्र में पीठाधीश्वर साध्वी जयश्रीकानंद पर 2 साधुओं ने तलवार से हमला बोल दिया। इससे साध्वी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। उन्हें इलाज के लिए तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पुलिस ने हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरे की तलाश अभी जारी है। जानकारी के मुताबिक जूनागढ़ के गिरनार क्षेत्र में अग्नि अखाड़ा की साध्वी पीठाधीश्वर जय श्रीकानंद पर 2 साधुओं ने हमला बोला था। पुलिस ने बताया है कि हमला करने वालों की पहचान शिवगिरी और सरस्वती गिरी के नाम के साधुओं के रूप में हुई है। आज रोज सांजना समये गिरनाરના પીઠાધીશ્વર જયશ્રીકાગીરી પર તલવાર વડે શિવગીરી નામના શખ્સે હુમલો કરી ઈજા પહોંચાડેલ તે અનુસંધાને છે ભવનાથ પોલીસ સ્ટેશનમાં 307 મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે। તેમજ આરોપી શિવગીરીને છે બિલખા બાજુથી પોલીસ દ્વારા જે દરેક જગ્યાએ નાકાબંધી કરવામાં આવેલી અને બિલખા બાજુથી આરોપી શિવગીરીની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે અને હાલ છે જે એમની સારવાર ચાલુ છે। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में एक आदमखोर तेंदुए को आखिरकार पकड़ ही लिया गया। पिछले 10 दिनों से वन विभाग के कर्मचारी आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए दिन रात एक करके काम में जुटे हुए थे। तेंदुए को पकड़ने के लिए मूलधार, तोकरावा, धौलीवाप समेत कई इलाकों में 14 पिंजरे लगा दिए गए थे। आखिरकार मेहनत रंग लाई और तेंदुआ पकड़ा गया। इस तेंदुए ने छोटा उदयपुर जिले के बोडोली में 10